नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं मरवाही के महासंग्राम की। तो मरवाही उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाने के अंतिम समय में उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मरवाही में 1,90,907 मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाएगा, जिनके लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 126 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मरवाही से कांग्रेस ने डॉक्टर के ध्रुव को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने गंभीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों पार्टी ने जीत का दावा किया। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और उसके बाद आज डोर टू डोर कैंपेन लगभग खत्म हो चुका है। अब इंतजार कल सुबह का है, जब मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर के ध्रुव और गंभीर सिंह, ये दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके बीच सीधी टक्कर तो जोगी परिवार की तरफ से या फिर ये कह लीजिए कि जेसीसी-जे की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा समर्थन। कांग्रेस और बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर अपने अपने जीत के दावे कर रही है और दोनों ही राजनीतिक दल अब कल सुबह का इंतजार करने में लगे। मरवाही में खराब है। जोगी परिवार के साथ में जो कुछ इस सरकार ने और कांग्रेस ने किया है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा नाराजगी है और लोग योगी जी के अपमान का बदला लेने का निर्णय उन्होंने लिया है और इसलिए योगी परिवार ने और उनके लोगों ने कहा है कि कांग्रेस का विरोध करें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का विरोध अगर वो करते हैं और तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तरफ से विशेष तैयारियां की गई हैं। मतदान के लिए मतदाता ग्लव्स पहनकर वोट डालेंगे। इसके साथ ही पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मतदाता को ग्लव्स उपलब्ध कराया जाएगा। वोट करने के बाद मतदाता इस ग्लव्स को उतारकर उसी गड्ढे में डाल देंगे। प्रत्येक मतदाता के बीच की दूरी बनी रहे, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। टीम इस वक्त पहुंच चुकी है अड़भार मतदान केंद्र में। मरवाही उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और तमाम तैयारियां इस वक्त पूरी हो चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बार मतदान होना है, लिहाजा तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं और तैयारियों की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अभी मतदान केंद्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई है। यहां पर एक सर्कल जो है गोले बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं के बीच निश्चित दूरी रहे और जिस तरह से निर्वाचन आयोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है कोरोना काल में, क्योंकि ये चुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के दौरान तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों तक मतदान दल पहुंच चुके हैं। ठीक मेरे आप दाएं ओर देख सकते हैं कि जो भी मतदान दल है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और जो भी तैयारियां यहां पर की जानी थी वो पूरी हो चुकी हैं और ऐसे ही मतदान केंद्र में हम मौजूद हैं। फिलहाल जो यहां पर दंगल देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मिल रहा है और साथ ही साथ यहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद हैं और सबसे खास बात इस चुनाव की मैं आपको बता दूं कि यहां पर गड्ढे बनाए गए हैं। ये आपको सुनने में बहुत ही अचरज लगेगा कि आखिर मतदान केंद्र में गड्ढे क्यों बनाए गए हैं, उसका भी कारण आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो गड्ढा बनाया गया है वो हम आपको दिखाते हैं कि जो मतदान केंद्र के ठीक बाहर ये गड्ढे बनाए गए हैं और वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि
जो भी पोलिंग बूथ के बाहर कोई भी अगर मतदाता यहां पर पहुंचता है तो उसको ग्लव्स उपलब्ध कराया जाएगा और वोट करने के बाद जो मतदाता है वो अपने ग्लव्स मास्क उतारकर इसी गड्ढे में डालेगा। तो पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई है, 2-2 मीटर की मार्किंग की गई है और उसके बाद मतदान केंद्र के ठीक गेट के बाहर ये गड्ढे बनाए गए हैं। तो पूरी तैयारियां यहां पर पूरी हैं, मतदान दल यहां पर पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारियों के साथ मरवाही उपचुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि सियासी दंगल काफी है यहां पर और पूरी पॉलिटिकल पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंकी है और अब देखना होगा कि किसके पक्ष में नतीजे होते हैं। लेकिन जनता सब कुछ जानती है, मतदान जनता को करना है और अब जनता जो है वो वोट करेगी। कल वोटिंग होनी है और पूरी तैयारियों के साथ यहां पर वोटिंग होनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना है और साथ ही साथ कोरोना काल में मरवाही उपचुनाव होने हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 मरवाही। तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन से छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। क्या है मरवाही उपचुनाव का चुनावी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की मरवाही सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। मरवाही सीट जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो जनसंघ के जमाने से ही मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब तक 12 बार इस सीट पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 10 बार कांग्रेस और 2 बार 1990 और 1998 में बीजेपी को जीत मिली थी। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के लिए तत्कालीन भाजपा विधायक रामदयाल उइके ने इस्तीफा देकर मरवाही सीट खाली की थी। अजीत जोगी रिकॉर्ड मतों से यहां से चुनाव जीते। 2003 के चुनाव में अजीत जोगी को 76,269 वोट मिले थे और बीजेपी के नंद कुमार साय को 22,119 वोट। 2008 में अजीत जोगी को 67,523 वोट और बीजेपी के ध्यान सिंह पोर्ते को महज 25,431 मत मिले। 2013 में अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने बीजेपी की समीरा पैकरा को 46,000 वोटों से हराया। 2018 में अजीत जोगी एक बार फिर यहां से चुनाव लड़े और 74,041 वोट प्राप्त किया। इस बार चुनाव में जोगी परिवार मैदान से बाहर है। अमित जोगी और ऋचा जोगी दोनों का नामांकन पत्र खारिज हो गया। कांग्रेस ने यहां से डॉक्टर के ध्रुव को टिकट दिया है तो बीजेपी ने गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,90,907 कुल मतदाता हैं, जिसमें से 93,694 पुरुष मतदाता हैं और 97,209 महिला मतदाता हैं। मरवाही विधानसभा में शहरी मतदाता नहीं है, सभी मतदाता ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। अनुसूचित जनजाति बाहुल इस विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर गोंड बैगा जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है। अब देखना होगा कि मरवाही की सीट पर इस बार किसका कब्जा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, क्या तैयारियां हैं, कल की किस तरह की तैयारियां हैं, क्या अंतिम दौर में तैयारियां चल रही हैं या पूर्ण कर ली गई हैं? बिल्कुल, मरवाही उपचुनाव के दंगल में न्यूज़ 18 की टीम पहुंची हुई है। भले ही एक ही सीट पे यहां पर उपचुनाव हो रहे हो, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अजीत जोगी का ये गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस बार जोगी परिवार ही चुनाव मैदान में नहीं है। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है, निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां की है। इस बार जो मतदाताओं की संख्या है वो 1,90,000 से ज्यादा है और सबसे खास बात यहां पर मरवाही उपचुनाव की आपको बता दें कि यहां पर महिला मतदाताओं का जोर है। सबसे ज्यादा जो संख्या है वो महिला मतदाता है, यानी कि महिलाएं तय करेंगी कि कौन यहां का विधायक बनने वाला है। हालांकि इससे पहले के जो नतीजे रहे हैं उसमें जोगी कांग्रेस पहले नंबर पर रही है। उस समय हालांकि जब पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी तब कांग्रेस में थे, तब से वो यहां पर के विधायक रहे हुए हैं और कांग्रेस की जो सीढ़ी रही है वो तीसरे नंबर की रही है, बीजेपी दूसरे नंबर पे रही है। और ऐसे में जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है तो ये और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि जोगी परिवार मैदान में नहीं है और मरवाही का मैदान मारने की पूरी कोशिश यहां पर सियासी दलों ने की है।
पूरा चुनाव प्रचार यहां पर हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर डटे रहे, खुल करके प्रचार हुआ, जोर शोर से प्रचार हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहां पर मौजूद रहे, 2 दिनों तक जमकर प्रचार हुआ है। पूरी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है और एक तरह से ये प्रतिष्ठा का सवाल है राजनीतिक पार्टियों के लिए। और ऐसे में जब मरवाही चुनाव के नतीजे आएंगे वही ये तय करेंगे कि आखिर जोर किसका है। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। निर्वाचन आयोग इसलिए भी बेहतर तैयारी कर रहा है क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा तमाम जितने भी मतदान केंद्र है यहां पर भी तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा मतदाताओं को, 2 मीटर की दूरी रखनी होगी और सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का वो वक्त होगा जब तमाम मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। मतदान दल जो है वो मतदान केंद्रों तक रवाना हो चुके हैं। पूरी तैयारी है, इंतजार है सुबह 8 बजे का और सुबह 8 बजे से जो है मतदान शुरू होंगे, शाम 6 बजे तक मतदान चलेंगे और उसके बाद जो है किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पोस्टल बैलेट का भी यहां पर यूज किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी यहां पर कोशिश की जा रही है तमाम दलों द्वारा कि उनके पक्ष में यहां पर नतीजे आए, क्योंकि सत्ता में इस बार कांग्रेस है। बीजेपी के पास एक मौका है कि अपनी पहचान यहां पर बता सके। 15 सालों से सत्ता से बाहर रही और इस बार 68 सीटों के बाद जो है बीजेपी सिमट करके रह गई। पिछले उपचुनाव हुए थे दंतेवाड़ा में, वहां पर भी बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी और अपने आप को साबित करने का बड़ा मौका यहां पर बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास अपनी प्रतिष्ठा बचाने का, अपनी साख बचाने का। फिलहाल लेकिन देवव्रत, इससे इतर एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, कोरोना काल के बीच जब उपचुनाव को रहा हो तो आपने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था, वो भी हमें बताई थी कि किस तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराई जाएगी और अन्य व्यवस्थाएं कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए दिखाई देगी। लेकिन जब मतदाता अपने घरों से निकलेगा तो सहानुभूति एक फैक्टर रहेगा या फिर वहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मतदाता के जहन में रहने वाले हैं कल मतदान के दौरान? काफी दिलचस्प मोड़ ले चुका है मरवाही उपचुनाव, क्योंकि जोगी परिवार मैदान में नहीं है लेकिन सीधे बीजेपी को जोगी परिवार ने सपोर्ट किया है। अमित जोगी ने खुल करके सपोर्ट किया है, लेकिन उनके ही पाले के जो 2 विधायक हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि अगर अजीत जोगी होते तो वो कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। तो यहां पर इस तरह की कश्मकश में है। हालांकि मतदाता भी यहां पर का बड़ा होशियार है। जिस तरह से कई मतदाताओं से हमने बात करने की कोशिश की, वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जिला बनाया गया है पेंड्रा गोरेला मरवाही को, उसका फायदा कांग्रेस को मिलता है और किसी का ये भी कहना है कि इतने सालों तक के जोगी का गढ़ रहा है और ऐसे में जोगी परिवार मैदान में नहीं है, तब उनको सहानुभूति वोट भी जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। तो कई सारी बातें यहां पर है, लेकिन इतना जरूर है कि मतदाता बेहद समझदार है यहां का और ऐसे में देखना होगा कि मतदाता किसके तरफ जाता है। एड़ी चोटी का जोर दोनों ही पार्टियों ने लगाया है और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ अगर अमित जोगी चले जाते हैं तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी मजबूत है, लेकिन सत्ता यहां पर कांग्रेस की है और इसलिए ये कहा जाता है कि उपचुनाव में अगर सत्ता पक्ष को ज्यादा फायदा यहां पर मिलता है और साथ ही साथ अभी बहुत सारी घोषणाएं यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, तो ये भी हो सकता है कि मतदाताओं के मन में कुछ प्रभाव पड़ा होगा, लेकिन ये तो मतदाता ही बखूबी बता सकते हैं। हमने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और ऐसे में यही कह सकते हैं कि मतदाता ही अंतिम समय में तय कर सकते हैं। काफी सारे यहाँ पर बिल्कुल अब आने वाला वक्त बताएगा, 10 तारीख को ही ये तय हो पाएगा कि आखिर मरवाही का मसीहा कौन रहता है और साथ के साथ अब देखना यही होगा कि क्या ये मिथक टूटता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है उपचुनाव के लिए बहुत आसान होता है, क्या ये मिथक टूटता है या फिर कोई और परिणाम यहाँ पर नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कवर्धा जोगी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र हाल ही में हमारे सहयोगी देवव्रत कर भी रखे थे। जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर ने इस्तीफा पार्टी से दे दिया है। पार्टी में अंतर कलह के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह के भतीजे हैं आनंद सिंह ठाकुर और उन्होंने जोगी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐन चुनाव के पहले एक और बड़ा झटका यहां पर जोगी कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है। और मैं बड़ी बड़ी बात करूं और अपने आप को ये कहूं कि मैं एक नेता हूं और ये मुझे उचित नहीं लगता। जो हमारे नेता निर्णय ले रहे हैं, हो सकता है वो अपनी जगह उचित हो और मुझे ये अभी गवारा नहीं गुजर रहा है कि जो कंडीशन बन रही है वो कार्यकर्ताओं के बारे में भी कोई सोच नहीं रहे हैं
और अलग अलग प्रकार का बातचीत चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस चुनाव से मैं अपने आप को और अपने कुछ जो मेरे साथी हैं उन लोगों को दूर रखूं, ताकि राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का बात या किसी प्रकार का विवाद हमसे जुड़ा ना रहे। यही मैं विचार रखते हुए अपना इस्तीफा सौंपा। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धान खरीदी की तारीख की घोषणा 1 दिसंबर से कर दी गई है। 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का फैसला लिया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी और गत वर्ष के समान ही धान खरीदी किया जाएगा। क्या लक्ष्य को डिसाइड हुआ है कब कितना लक्ष्य है, कितना खरीदना है? नहीं, लक्ष्य वाली कोई बात नहीं होती और जो समर्थन मूल्य भारत सरकार की तरफ से 1 दिसंबर से सरकार के धान खरीदी के फैसले पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। धान खरीदी के मसले सरकार की हालत पतली है। सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। ये सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, हाँप रही है। धान खरीदी में तो इस सरकार की हालत पतली हो गई है। तो 1 दिसंबर से धान की खरीदी कर कोई वो किसानों के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। किसान धान कटाई शुरू हो गई है और किसानों का धान 1 महीने तक किसानों को संभाल कर रखना पड़ेगा। उनका अतिरिक्त खर्च होगा, उसमें सुखत आएगी, उसमें चोरी होगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये जो 1 दिसंबर से धान खरीदी का जो निर्णय है, ये किसानों के हित में नहीं है, किसानों का अहित करने वाला है। जीएसटी कलेक्शन को लेकर छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें, कोरोना संकट में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है और राज्य में अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में जीएसटी संग्रहण में 26% की बढ़ोतरी दर्ज की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।